या उनके राष्ट्राध्यक्षों का क्या हाल हुआ, उसकी चर्चा मैंने आपसे की। ठीक इसी क्रम में चौथे क्रमांक पर हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। वो भी एक राष्ट्राध्यक्ष ही थे, आज़ाद हिंद सरकार के प्रधानमंत्री थे, अखंड भारत के प्रधानमंत्री थे। आज़ाद हिंद फौज का उन्होंने गठन किया था। जापान आदि के सहयोग से मिलकर वो भी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही अंग्रेजों से लोहा ले रहे थे, लड़ रहे थे, उन्हें हरा रहे थे। तो आप सोचिए 3 युद्ध अपराधियों का क्या हाल हुआ। और चौथे उनकी सूची में हमारे नेताजी थे। अगर ये उनको मिल जाते तो आप विचार करें कि वो क्रूर अंग्रेज शासक हमारे नेताजी के साथ क्या करते हैं। तो एक बार मैं फिर उपस्थित हूँ। अभिवादन स्वीकारें अपने मित्र अशोक पांडेय अनहद का। और नेताजी के एक विशेष व्यक्तित्व पर आज चर्चा करूंगा आपसे। वो ये कि नेताजी का व्यक्तित्व उस समय के विश्व स्तरीय जो नेता थे, बड़े बड़े, और जिन्हें उस समय दिग्गज नेताओं में जिनकी गिनती होती थी, उन सब से अलग हमारे नेताजी कैसे थे, उन सबका हश्र क्या हुआ, उनकी चर्चा आपसे करता हूं। जैसे द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध का समापन होता है और धुरी राष्ट्र जो थे, जिनके साथ हमारे नेताजी थे, यहाँ हम ये भी समझ लें कि हमारी जो ब्रिटिश भारत की सरकार थी उस समय, वो मित्र राष्ट्रों के साथ थी, जिसमें ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, सोवियत संघ भी उस समय उसी पाले में था। इन सब देशों के साथ हमारी जो ब्रिटिश भारतीय सरकार थी उस समय की, वो थी। दूसरी तरफ जो धुरी राष्ट्र थे, जिनका साथ हमारे नेताजी दे रहे थे, या ये कह लें कि जिनका साथ भारत को आज़ाद कराने के लिए हमारे नेताजी ले रहे थे, उन राष्ट्रों में थे जर्मनी, इटली, जापान। ये प्रमुख राष्ट्र थे। कुल लगभग 70 देश द्वितीय विश्व युद्ध में सम्मिलित हुए थे, लेकिन प्रमुख राष्ट्र ही थे। तो हमारे नेताजी का व्यक्तित्व देखिए इसमें कैसे निखर के आता है, उस पर हमने कभी ध्यान नहीं दिया शायद। हिटलर की बात होती है। जर्मनी के एक बेहद सशक्त नेता थे वो, एडोल्फ हिटलर, जो हमारे नेताजी को समर्थन दे रहे थे। मित्र राष्ट्रीय सेनाएं जर्मनी पर बढ़त बनाने लगी थी। वो बर्लिन तक पहुंच चुकी थी, पहुंचने वाली थी। सोवियत रूस की सेना विशेष रूप से। एडोल्फ हिटलर रूसी सेनाओं को बर्लिन की तरफ बढ़ते देख और सुन बंकर में जाता है और 30 अप्रैल 1945 को स्वयं को गोली मारकर आत्महत्या कर लेता है। पत्नी एवा ब्राउन साइनाइड की गोली खा लेती है और उनकी भी मृत्यु हो जाती है। बाद में उनके सैनिक पेट्रोल डालकर उनके मृत शरीर को जला देते हैं। 1889 में जन्मा हिटलर 30 अप्रैल 1945 को 56 वर्ष की अवस्था में इस दुनिया को अलविदा कह देता है। इस प्रकार हिटलर का अंत होता है। कहीं कहीं पर लोग कहते हैं कि हिटलर
भी अज्ञातवास में चला गया था, लेकिन बहुत कम चांस है उस बात के, ये सिद्ध नहीं हो पाता है कहीं। जो धुरी राष्ट्र थे उनमें इटली भी प्रमुख राष्ट्र था एक। और देखिए इन सब के शासक उस समय उनको कहा जाता है कि सब ये तानाशाह थे। ब्रेनिटो मुसोलिनी वहाँ का शासक था। उसकी भी एक प्रेमिका कह लें या पत्नी कह लें, क्लारा पेटाची उसकी पत्नी थी। दुश्मन देश की सेनाएं रोम में घुसने लगी थी और मुसोलिनी भी अपने 10-15 सैनिकों के साथ, 10-15 खास लोगों के साथ राजधानी छोड़कर भागने लगा था। मेजेग्रा गांव एक पड़ता है इटली की सीमा में। 28 अप्रैल 1945 को गांव के लोग उसे पकड़ लेते हैं और वहां मुसोलिनी को गोली मार दी जाती है। विशेष महत्व की बात ये कि दुश्मन सैनिक मुसोलिनी को नहीं पकड़ पाते हैं। इटली के ही निवासी जो ब्रेनिटो मुसोलिनी की नीतियों के विपरीत जिनकी विचारधारा थी, वही लोग मेजेग्रा नामक गांव में मुसोलिनी और उसकी प्रेमिका सहित 10-15 लोगों के पहुंचने की उन्हें सूचना मिलती है और वह सभी वहां पहुंचते हैं और मुसोलिनी को गिरफ्तार कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। वहाँ कहते हैं कि एक खंभे में बांधकर इनको गोली मार दी जाती है। साथ ही वो जो 10-15 साथी थे उन्हें भी गोली मार दी जाती है। प्रेमिका क्लारा पेटाची को भी मृत्युदंड दे दिया जाता है गोली मारकर ही। उसके बाद भी मुसोलिनी का अंत हो जाने के बाद भी कहानी यहीं पर नहीं खत्म होती है कि शव को मिलान नामक शहर में लाया जाता है और शव के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया जाता है। कोई लात मारता है, यहाँ तक कि कहते हैं कि कोई थूक देता है, कोई बहुत बुरा व्यवहार को मिला के उनके मृत शरीर के साथ होता है मुसोलिनी के। मैं तो सम्मान सूचक शब्दों से ही इन सबको पुकारूंगा, क्योंकि चाहे एडोल्फ हिटलर रहे हों, चाहे ब्रेनिटो मुसोलिनी रहे हों, इन सब ने हमारे नेताजी का साथ दिया था, उन्हें सम्मान दिया था, उनकी मदद की थी। और मिलान में लाकर उनके शव को एक खंभे पर उल्टा लटका दिया जाता है, मुसोलिनी के शव को, और फिर वहीं से रस्सी काट दी जाती है, शव सर के बल गिर जाता है। इस प्रकार बहुत ही बुरा व्यवहार मुसोलिनी के शव के साथ इटली के ही लोग करते हैं। तो ये इस प्रकार मुसोलिनी का अंत होता है। तोजो हिदेकी जापान के प्रधानमंत्री जनरल तोजो नाम से जो विख्यात हैं, वो आप जानते ही हैं कि 6 और 9 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया जाता है। 15 अगस्त 1945 को जापान आत्मसमर्पण कर देता है। युद्ध अपराधी की सूची में जनरल तोजो भी थे ही। 1884 का जन्म था इनका। ये स्वयं को गोली मार लेते हैं आत्मसमर्पण के उपरांत, क्योंकि इन सभी को मालूम था कि अब हमारा हश्र क्या होना है। बहुत बुरा व्यवहार युद्ध अपराधी होने के नाते इन लोगों के साथ होना था। चूँकि ये हारे हुए राष्ट्र थे, ये जीता हुआ राष्ट्र इनके साथ कैसी क्रूरता का व्यवहार अपनाता, उसकी जानकारी इन्हें थी। फलतः हिटलर ने भी आत्महत्या की, मुसोलिनी भी भागने के ही प्रयास में
मारे गए, जनरल तोजो, इन्होंने भी स्वयं को गोली मार ली, लेकिन बच गए। गोली मारने से इनकी मृत्यु नहीं हुई। इनका इलाज कराया गया, ये स्वस्थ हो गए और स्वस्थ होने के उपरांत 23 दिसंबर 1948 को इनको फांसी पर लटकाकर मार दिया गया। तो आप देखते हैं कि ये जो 3 मुख्य राष्ट्र थे उस समय, धुरी राष्ट्रों में सम्मिलित थे, जो मित्र राष्ट्रों से लड़ रहे थे, उनके प्रधानमंत्रियों या उनके राष्ट्राध्यक्षों का क्या हाल हुआ, उसकी चर्चा मैंने आपसे की। ठीक इसी क्रम में चौथे क्रमांक पर हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। वो भी एक राष्ट्राध्यक्ष ही थे, आजाद हिंद सरकार के प्रधानमंत्री थे, अखंड भारत के प्रधानमंत्री थे। आजाद हिंद फौज का उन्होंने गठन किया था। जापान आदि के सहयोग से मिलकर वो भी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही अंग्रेजों से लोहा ले रहे थे, लड़ रहे थे, उन्हें हरा रहे थे। तो आप सोचिए 3 युद्ध अपराधियों का क्या हाल हुआ। और चौथे उनकी सूची में हमारे नेताजी थे। अगर ये उनको मिल जाते तो आप विचार करें कि वो क्रूर अंग्रेज शासक हमारे नेताजी के साथ क्या करते। लेकिन हमारे ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक अलग व्यक्ति थे, एक अलग व्यक्तित्व थे। उन्होंने न तो आत्मसमर्पण का रास्ता चुना और ना ही चुना आत्महत्या का रास्ता। ये इनकी आध्यात्मिक शक्तियों का भी परिचायक है। जो आध्यात्मिक रूप से मजबूत होगा, काली माता के महान उपासक थे वो। 14-15 वर्ष की उम्र में ही एक बार हिमालय निकल गए थे, काशी आ गए थे तपस्या के उद्देश्य से। अपने गुरु के समझाने के बाद ये वापस आए थे और शायद गुरु को इन्होंने वचन भी दिया था कि अब मैं जीऊँगा और मरूंगा तो भारत माता के लिए, और वापस अपने घर कलकत्ता आ गए थे। इनकी वो आध्यात्मिक पावर थी। ये माता काली में बहुत ही विश्वास रखते थे। उसका परिणाम था कि आत्मबल इनका बहुत ही मजबूत था। इन्होंने ना तो आत्महत्या की और ना ही आत्मसमर्पण किया। और देखिए महत्वपूर्ण बात ये, जोसेफ स्टालिन, सोवियत संघ का प्रधानमंत्री रूस, जो कि उस समय मित्र राष्ट्रों के साथ लड़ रहा था, उसको भी कहते हैं कि वह तानाशाह शासक था। लेकिन आप विचार करें, हमारे नेताजी का आभामंडल कि उस विपरीत समय में भी उस व्यक्ति ने नेताजी को अपने यहाँ शरण दी, सम्मान दिया। और इस प्रकार हमारे नेताजी अध्यात्म के क्षेत्र में 40 वर्ष 28 दिन अपने अज्ञातवास में 18 अगस्त 1945 से लेकर अपने दिवंगत होने के दिनांक 16 सितंबर 1985, यानी 40 वर्ष 28 दिन अज्ञातवास में रहकर, अनवरत तपस्यारत रहकर भारत माँ की मजबूती के लिए, भारत माता की कुशलता के लिए निरंतर तपस्यारत रहते हुए इसका कैसे कल्याण हो, ऐसे कार्य किया करते थे। कुछ लोग कहते हैं कि नेताजी जैसा व्यक्तित्व छुप कर नहीं रह सकता। तो मित्रों, छुप कर
नेताजी जैसा व्यक्तित्व ही रह सकता है, दूसरा कोई रह ही नहीं सकता। इतना दिन एक कमरे में आप विचार करें कि हमारे जो लोग सर्विस में हैं, नौकरियों में हैं, वो जब 3 दिन की लगातार छुट्टी पड़ जाती है तो अक्सर आपने कहते हुए सुना होगा कि यार 3 दिन से छुट्टी है, घर में बैठा हूँ, समय नहीं कट रहा। बताइए, आप अपने परिवार में हैं, अपने बच्चों में हैं, अपने परिवार के सदस्यों के साथ हैं, फिर भी आपका समय नहीं कट रहा है। और उस व्यक्तित्व के बारे में आप विचार करिए, उस व्यक्ति के बारे में विचार आप करिए जो 40 वर्षों तक एक घर में नहीं बल्कि एक पर्दे के पीछे कमरे में सिमट कर रहता था। कैसे रह सकता था वो इतना लंबा समय एक व्यक्ति पर्दे के पीछे? आप विचार करें, ये साधारण बात है? ये कोई वीर पुरुष ही कर सकता है, नेताजी जैसा। तो वो हमारे नेताजी थे जिन्होंने इतना लंबा समय भारत माता की, अच्छा इस अवधि में भी ये निरंतर, जैसा कि मैंने बताया, भारत माता की कुशलता के लिए ही तपस्यारत रहा करते थे, अपने शिष्यों से वार्ता किया करते थे इस विषय पर। और नेताजी का ये व्यक्तित्व भी आपने जाना कि इनके 3 प्रमुख साथी, इटली का प्रधानमंत्री, जापान का प्रधानमंत्री, जर्मनी का प्रधानमंत्री यानी चांसलर, ये सब आत्महत्या कर लेते हैं या मारे जाते हैं। उन्हीं की श्रेणी में चौथे क्रमांक पर हमारे नेताजी, जो उतने ही बड़े अपराधी उन देशों की दृष्टि में थे। अब आप विचार करें कि उनके साथ ये क्या व्यवहार करते। तो इसलिए हमारे नेताजी सकुशल अपना पूरा जीवन जीकर और फिर उन्होंने इस इहलोक से प्रस्थान किया। नेताजी को शत शत नमन। उम्मीद है कि आपको मेरी ये बातें अच्छी लगी होंगी। धन्यवाद।